In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. Direst means क्या होता है आपका, एकदम सख्त कर देना, किसी के लिए कुछ भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड कर देना, ठीक है। तो किसी भी केस में वहाँ एक मैन था मेकअप डिपार्टमेंट में जो क्या करता था, सुब्बू के लिए हर एक चीज़ों को सख्त बना देता था। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance role he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. ठीक है, जो सुब्बू है वो हमेशा तो हमको बॉस के साथ देखने के लिए मिल जाता था, लेकिन अटेंडेंस रोल्स में क्या होता था, वो एक डिपार्टमेंट जो कि था स्टोरी डिपार्टमेंट, वहाँ पे वो ग्रुप में शामिल था। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग में शामिल होता है, और उसमें कौन कौन और शामिल थे, तो एक लॉयर था, ठीक है, और पोइट्स और राइटर्स का असेंबली मीन्स पोइट्स और राइटर्स के उसमें ग्रुप भी थे इस स्टोरी डिपार्टमेंट में। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र, बट एवरीबडी रिफर्ड टू हिम एज द अपोजिट। जो लॉयर था एक्चुअल में वो ऑफिशियली बोल सकते हैं एक लीगल एडवाइज़र था, वो लोगों को लीगल वाला क्या करता था, एडवाइस दिया करता था, लेकिन सब लोग उसको अपोजिट मानते थे कि वो एक लीगल एडवाइज़र है, लेकिन सब लोग ये मानते थे कि वो लीगल एडवाइज़र के अपोजिट है। An extremely talented actress who was also extremely temperamental once blew over on the sets. अब एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लेकिन वो क्या थी, बहुत ज़्यादा टेम्परामेंटल। ठीक है, टेम्परामेंटल क्या होते हैं, तेज़ मिजाज के, जिनका मूड बहुत जल्दी जल्दी स्विंग हो जाता है, तुरंत से कभी वो सैड हो जाते हैं, कभी हैप्पी हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बार वो भी सेट पे आती है। While everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. और जब सब लोग एकदम स्टंड, एकदम शॉक होकर के खड़े हो गए थे, तो जो लॉयर था वो क्या करता है, वहाँ का जो रिकॉर्डिंग रहता है, जो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में जो रिकॉर्डिंग रहता है वो उसको ऑन कर देता है। Then when the actress paused for breath, the lawyer said to her, 1 minute please, and played back the recording. और जैसे ही वो जो एक्ट्रेस रहती है वो कुछ देर के लिए रुकती है, तो वो जो लॉयर रहता है वो उसे कहता है कि 1 मिनट प्लीज़, फिर वो वापस से क्या कर देता है, रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देता है। There was nothing incriminating or unmentionably foul about the actress's tirade against the producer. Okay. हियर इंक्रिमिनेटिंग मीन्स क्या होता है, किसी को दोषी ठहराना। अनमेंशनेबली मीन्स क्या होता है, बेवजह का, और फाउल मीन्स होता है आपका बेईमानी। और जो टिराड है, ठीक है, टिराड क्या होता है आपका, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट होना। तो वहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं था जो उसको दोषी ठहराया जा रहा हो, या फिर उसको बेवजह कोई उसको, फाउल मीन्स बेईमानी के बारे में कोई उसको बिना मतलब के कह रहे हो। जो एक्ट्रेस का टिराड है वो प्रोड्यूसर के अगेंस्ट। ओके, बट व्हेन सी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, सी वॉज स्टक डम। स्टक डम मीन्स अगेन शॉक हो जाना। लेकिन जब वो दोबारा से अपने ही आवाज़, उसमें साउंड इक्विपमेंट जिसमें से साउंड आता है, उसमें जब दोबारा से अपने ही आवाज़ सुनती है तो वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी शॉक हो जाती है, हैरान हो जाती है। अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, सी हैडन गॉन थ्रू all the stage of worldly experience that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. ओके, ये जो गर्ल थी वो कंट्री साइड की मीन्स विलेज एरिया की थी, अर्बन एरिया की थी, और इसने कुछ स्टेजेस होते हैं उसको क्रॉस किए बिना वो डायरेक्ट क्या हो गई थी, एक्ट्रेस बन गई थी। मतलब एक्ट्रेस बनने के लिए जो बीच बीच में स्टेजेस आते हैं कि लोग उसको क्रॉस करके एक्ट्रेस बनते हैं, तो वो सारे स्टेजेस वो गर्ल क्रॉस नहीं की थी, वो डायरेक्ट क्या हो गई थी, एक्ट्रेस बन गई थी। इसलिए उसको कुछ भी इम्पोर्टेंस, उन पोजीशंस का, उन स्टेजेस का इम्पोर्टेंस उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। She never quite recovered from the terror she felt that day. और उस दिन वो जो टेरर, मतलब उस दिन वो जो डर का महसूस कर रही थी, उससे वो बाहर नहीं आ पा रही थी। That was the end of a brief and brilliant acting career. The legal advisor, who was also a member of the story department, had unwittingly brought about that sad end. और उस दिन, ब्रीफ मीन क्या होता है, ब्रीफ मीन्स होता है शॉर्ट, छोटा। तो उस दिन उसका ये जो शॉर्ट सा और ब्रिलियंट एक्टिंग का, जो बहुत अच्छा जो उसका एक्टिंग का करियर चल रहा था, उसका अब एंड होने वाला था। जो लीगल एडवाइज़र था और वही
साथ ही साथ वो एक स्टोरी डिपार्टमेंट का वो मेंबर भी था। अनविटिंगली मीन्स बिना जानबूझ के कुछ करना, तो वो अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड, मतलब उसको वो ना चाहते हुए भी उस एक्ट्रेस का करियर उसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। While every other member of the department wrote a kind of uniform khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pants and a tie and sometimes a coat that looked like a coat of mail. Okay. तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स थे, उस डिपार्टमेंट के जितने भी मेंबर्स थे, उन लोग एक यूनिफॉर्म वियर करते थे, यूनिफॉर्म पहना करते थे जो कि खादी और धोती हुआ करता था और बहुत ही ओवरसाइज्ड, मतलब उनके साइज से ठीक से वो सिला हुआ नहीं रहता था। और क्लम्सली टेलर्ड मीन्स अ बैड मैनर, मतलब वो बहुत गंदी तरीके से स्टिच हुए रहता था। तो सब लोग क्या करते थे, खादी शर्ट पहना करते थे। लेकिन जो लीगल एडवाइज़र्स थे सिर्फ वो क्या पहनते थे, पैंट्स पहनते थे, टाई पहनते थे और कभी कभी वो कोट पहनते थे। और वो जो कोट पहना करते थे वो देखने में कोट ऑफ मेल, कोट ऑफ मेल मीन्स जो मेटल के कोट होते हैं जिसको हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। Often he looked alone and helpless, a man of cold logic in a crowd of dreamers, a neutral man in an assembly of Gandhiites and Khadiites. और वो जो थे वो हमेशा क्या होते थे, अकेले ही नज़र आते थे और हेल्पलेस मीन्स मजबूर ही दिखते थे। जितने भी जो क्राउड में लोग रहते थे, ठीक है, वो जो मैन था वो क्या था, बहुत ही न्यूट्रल मीन्स सामान्य सा एक मैन था। और गांधी हाइट्स एंड खादी हाइट्स मीन्स गांधी जी को वो फॉलो करते थे और खादी हाइट्स मीन्स खादी कपड़ा उन लोग वियर करते थे, पहना करते थे। Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancake were used on it, not much came of the film. Okay. जितने भी लोग थे, जितने भी लोग जो बॉस से, उनके जो बॉस थे उससे जितने भी लोग क्लोज थे, तो उनको अलाउ था मीन्स उनको परमिशन था कि वो फिल्म क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उस फिल्म में उन लोग बहुत सारे क्या करते थे, पेन केक को लगाया करते थे, मेकअप को, लेकिन उस मूवी से बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं हुआ करता था। Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. और एक दिन की बात है जब बॉस ने क्या किया था, वो स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया था शायद, ठीक है। द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर अ लॉयर लॉस्ट हिज जॉब मीन्स शायद उन्होंने क्यों बंद किया था, तो जितने भी जो इंस्टेंसेस, जितने भी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, और अगर ह्यूमन हिस्ट्री में देखें तो जितने भी जो लॉयर्स हैं उस स्टोरी डिपार्टमेंट के बंद होने के बाद सारे लॉयर्स जो थे उन्होंने अपना जॉब खो दिया था, क्योंकि पोइट्स को घर जाने के लिए कह दिया गया था। Gemini Studios was the favorite haunt of poets like S.D.S. योग्यार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ओके, तो जो जेमिनी स्टूडियो था वो इन सभी पोइट्स लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हॉन्ट मीन्स रहने की जगह, आश्रय था, उनका बसेरा था, ठीक है। किन पोइट्स के लिए, तो देख सकते हैं आप नेम मेंशन यहाँ पे, एस.डी.एस. योग्यार, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्ण शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। तो इन सारे पोइट्स के लिए वो जेमिनी स्टूडियो बहुत ही अच्छा एक हॉन्ट था, उनका बसेरा था। It had an excellent mess which supplied good of coffee at all times of the day and for most part of the night. और वहाँ एक बहुत अच्छा मैस भी था जो क्या करता था, दिन में तो कॉफ़ी देता ही था, साथ ही साथ वो रात में भी बहुत अच्छे कॉफ़ी दिया करता था। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. और उन दिनों क्या होती थी, कांग्रेस का जो शासन था, रूल्स था, वो चला करते थे, तो उन्होंने सब चीज़ों पे प्रोहिबिशन मीन्स सब चीज़ों पे मनाही लगा दी थी। तो किसी के साथ सिर्फ कॉफ़ी के लिए मिलना यही लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करता था। Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite of
फॉर पोएट्री। बारिंग मीन्स एक्सेप्ट, उसको छोड़ करके। तो ऑफिस बॉय और जितने भी क्लर्क्स हैं उनको छोड़ करके जितने भी लोग उस स्टूडियो में थे वो बहुत ही लेजरली मीन्स फुर्सत से रहा करते थे। और वो फुर्सत क्यों था? ताकि वो क्या कर सके, अपने लिए पोएट्री लिख सके, उसके बारे में सोच सके। Most of them wore khadi and worshipped Gandhi ji, but beyond that they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. उसमें से लगभग से बहुत सारे लोग खादी कपड़ा पहना करते थे और गांधी जी के भक्त भी थे, लेकिन उसके पीछे वो पॉलिटिकल सोच से, ठीक है, राजनीति की सोच से बहुत दूर भी थे। नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, ठीक है। अवर्स मीन्स डिसलाइक, किसी भी चीज़ को नापसंद करना, एंड कम्युनिज्म मीन्स साम्यवाद। तो वो जितने भी लोग थे वो कम्युनिज्म को बहुत ज़्यादा, अवर्स मीन्स नापसंद करते थे। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, ही हैड नो फेलियर और कॉन्जुगल लव, ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। ओके, जो कम्युनिस्ट होता है वो बहुत ही गॉडलेस मैन होता है, मतलब गॉड को नहीं मानता है, उसका ना तो कोई फिलियल और ना ही कोई कॉन्जुगल लव होता है। फिलियल मीन्स अ लव फॉर योर चिल्ड्रन, ठीक है, अपने ही बच्चे से प्यार करना, एंड कॉन्जुगल मीन्स अ लव फॉर योर स्पाउस, अपने स्पाउस से मीन्स अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करना। तो जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं ना तो वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं और ना ही अपने लाइफ पार्टनर से प्यार करते हैं। साथ ही साथ उनको कोई भी कंपंक्शन नहीं होता, कोई भी मलाल नहीं होता कि अपने वो पेरेंट्स को ही मार दे, चाहे वो अपने बच्चों को मार दे, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant people. और उन लोग हमेशा क्या करते हैं, वायलेंस को फैलाते हैं। वायलेंस मीन्स हिंसा को सब तरफ फैलाते हैं। जितने भी जो मासूम और जिनको नज़रअंदाज किया जाता है ऐसे लोगों के साथ वो क्या करते हैं, बोल सकते हैं हम बदसलूकी करते हैं। Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Gemini Studios. ठीक है, नोशंस मीन्स बिलीव्स, यकीन रखना। तो इस तरीके का जो नोशन था, जो बिलीव्स थे, यकीन थे, उस टाइम पे वो क्या हो गए थे, प्रिवेल्ड हो गए थे सभी तरफ साउथ इंडिया में, ठीक है। और जितने भी जो उस टाइम जो पोएट्स थे, खादी क्लेड पोएट्स, ठीक है, जो खादी पहना करते थे पोएट्स जेमिनी स्टूडियोज़ में, वो वैग्युली थे, मीन्स सभी तरफ जेमिनी स्टूडियो में साउथ इंडिया में वो सारे वैग्युली मीन्स अनक्लियर थे, बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फोर्थ कमिंग, और उनका जो एविडेंस मीन्स सबूत, उनका सबूत अब बहुत ही करीब था, मीन्स सबूत उनको मिलने वाला था। When Frank Buckman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometimes in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios. Okay, Frank Buckman is an American man, ठीक है, ये अमेरिका का रहने वाला एक आदमी है जो कि मोरल रीअर्मामेंट, जिसको हम MRA आर्मी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रैंक बकमन थे मोरल रीअर्मामेंट के आर्मी में थे, तो उसमें से लगभग से 200 जो थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत थे। और उन्होंने 1952 में क्या किया था, वो मद्रास विज़िट किए थे, मद्रास गए थे, और दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया दैन द जेमिनी स्टूडियोज़। और उन्होंने जेमिनी स्टूडियोज़ में, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया में या फिर जेमिनी स्टूडियोज़ में उन्होंने एक बहुत ही वार्मर होस्ट कभी भी वो ढूंढ नहीं पाए थे। Someone called the group an international circus. कोई लोग उस ग्रुप को इंटरनेशनल सर्कस भी कहते थे। They weren't very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented true plays in a most professional manner. ठीक है, ट्रैपेज मीन्स, ट्रैपेज क्या है, इज़ एन एक्ट ऑफ सर्कस, जो सर्कस में एक्ट किया जाता है उसमें से एक जो एक्ट होता है उसको ट्रैपेज कहते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उन लोगों को तो इंटरनेशनल सर्कस कहा जाता था, लेकिन उनको एक ट्रैपेज भी, एक सर्कस का एक्ट भी नहीं आता था। वो जानवरों से, ठीक है, जानवरों से सिर्फ डिनर टेबल पर, मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, खाने पर सिर्फ वो जानवरों से मिलते थे, लेकिन उनको कुछ नहीं आता था। उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छा दो एक्ट करते हैं, वो भी प्रोफेशनली।
Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras, and along with the other citizens of the city, the Gemini family of 600 saw the plays over and over again. अब here the Jotham Valley and the Forgotten Factor, मद्रास में बहुत बार ये जो शो है, ये दोनों शो वो बहुत बार क्या हुआ था, प्ले हुआ था, दिखाया गया था, जो कि सिटी के मतलब उस शहर के बहुत सारे सिटीजन, बहुत सारे लोगों ने कई बार देखा। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600 शो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, और उस शो को तो सिटी के बहुत सारे सिटीजन्स ने देखा थी, साथ ही साथ जेमिनी स्टूडियो के मतलब जेमिनी जो फैमिली के वहाँ के 600 मेंबर्स ने उस शो को, इस प्ले को कई बार देखा। द मैसेज ऑफ द प्लेस वेयर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल homilies, but the sets and costumes were first rate. उस प्ले का जो मैसेज था, उस नाटक से जो संदेश मिल रहा था वो बहुत ही साधारण सा, और होमिलीज मीन्स रिलीजियस मैसेज, जो धर्म वगैरह से जुड़ा होता है। तो उस प्ले का, उस नाटक का जो मैसेज था, संदेश था, बहुत ही साधारण सा था और होमिलीज था, लेकिन उसके जो कॉस्ट्यूम्स थे वो फर्स्ट रेट थे, मतलब बहुत ही अच्छे थे, एकदम एक्सीलेंट थे। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jotham Valley, with a bar stage, a white background curtain and a tune played on the flute. ओके तो जो भी मद्रास और तमिल ड्रामा का जो कम्युनिटी था, जो समुदाय था, वो उन दोनों प्ले से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था, और जितने भी जो तमिल प्लेस थे वो काफ़ी सालों तक सिर्फ सनराइज़ और सनसेट, मतलब जो सूर्य उदय होता है और सूर्य जो अस्त होता है, उसमें ही उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे रोल्स बनाए थे जोथम वैली से वो इम्प्रेस्ड होकर के। और उनका जो स्टेज था वो बार मीन्स कुछ भी चीज़ नहीं था उसमें, लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था उसके पीछे में सफ़ेद कलर का पर्दा लगा हुआ था, वाइट कर्टन्स थे, और फ्लूट पे क्या बजता था, ट्यून बजाया जाता था, म्यूज़िक बजाया जाता था। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosses of Madras like Mr. Vashan simply played into their hands. कई सालों के बाद, ठीक है, कुछ सालों के बाद कह सकते हैं, कुछ सालों के बाद आई लर्न मीन्स ऑथर हमको ये बता रहे हैं कि उन्होंने जाना कि जो MRA है, इससे पहले हमने पढ़ा था MRA, अगर आप लोग को रिमेंबर होगा तो मोरल रीअर्मामेंट, ठीक है। तो जो MRA है तो उनको कुछ सालों के बाद उन्होंने ये जाना कि जो MRA है मोरल रीअर्मामेंट, वो क्या है, एक तरीक़ा का काउंटर मूवमेंट है। काउंटर मीन्स यहाँ पे क्या है, आपका अपोजिट मूवमेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिज़म मैंने पहले ही बताया आपको, सामुदाय, तो जो भी साम्यवाद होते हैं, कम्युनिज़म होते हैं, उसका अपोजिट मूवमेंट है आपका MRA। और जो बिग बॉस है मद्रास के, जैसे कि मिस्टर वासन, तो वो क्या करते थे, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, मतलब अपने हाथों से ही बजाया करते थे। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इंडीड द कीज फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस बिग बॉसेस एंड देयर इंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, MRA और नो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। आगे हमको ऑथर हमारे ये भी बता रहे हैं कि वो बिल्कुल भी इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि एक्चुअल में वो केस जो था वो यही था कि जितने भी उसके जो एस्पेक्ट्स थे, जितने भी उनकी जो पहलुएँ थी वो अनचेंजेबल थी, मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बिग बॉसेस में जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो अनचेंजेबल थे। इस बात को लेके जो ऑथर हैं वो श्योर नहीं थे। और आगे हमको ये बता रहे हैं कि वो जो भी था, उनका जो भी केस था, जो भी मामला था, वो MRA से जुड़ा हुआ था या फिर MRA से नहीं जुड़ा हुआ था, इंटरनेशनल कम्युनिज़म से जुड़ा हुआ था या फिर इंटरनेशनल कम्युनिज़म से नहीं जुड़ा हुआ था। इन सब चीज़ को लेके हमारे जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी श्योर नहीं थे। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियोज़ हैड अ नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज़ एंड साइजेस ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनैलिटीज़। ह्यूज़ मीन्स कलर, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि जेमिनी स्टूडियोज़ के जितने भी स्टाफ थे, जितने भी लोग वहाँ काम करते थे, तो वो जितने भी लोग जो होस्ट करते थे, तो 200 पीपल, 200 लोग, जिनका साइज़ भी अलग था, जिनके ह्यूज़ मतलब कलर्स भी अलग थे, और
वो लगभग से 20 नेशनैलिटीज़ मीन्स 20 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग राज्य के, अलग अलग जगह के वो क्या थे, सारे लोग थे, और सारे लोग अलग होकर भी एक साथ उस जेमिनी स्टूडियोज़ में काम किया करते थे। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। और सडनली क्या होता है कि जो वो ऑफिस बॉय रहता है वो कैसा मेकअप करता है, जब क्राउड वाले सीन आते हैं तो वो क्या कर देता है, पेन केक को लेकर के उस पर स्लैप कर देता है लोगों के मुंह पे। लेकिन अब यहाँ पे चेंज था, वो चेंज क्या था? A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras burst, and once again we at Gemini Studios cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। अब कुछ महीनों के बाद क्या होता है, जो मद्रास का टेलीफोन रहता है वो बज होता है, मीन्स अब बजता है, उसमें कुछ कॉल आते हैं किसी के, और ये बात स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि अब कोई और विजिटर मीन्स कोई और पर्सन वहाँ अब जेमिनी स्टूडियो में आने वाला है। All they said was that he was a poet from England, the only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson। ओके, तो हमको आगे ये बताया जा रहा है कि जब कॉल आता है तो इसमें ये बताया जाता है कि कोई और विजिटर आने वाला है, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि वो कौन है, इंग्लैंड का एक पोएट है। तो सब लोगों को बस यही पता था, उन्होंने इंग्लैंड के पोइट में से सिर्फ कुछ लोगों का नाम सुना हुआ था, जैसे कि वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, इनका नाम सुना था कि ये जो पोइट हैं वो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, शैली एंड बायरन, एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ सम वन बाय द नेम इलियट। और जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो इंग्लैंड के कीट्स के बारे में जान रहे थे, सैली के बारे में जान रहे थे, बायरन के बारे में जान रहे थे, और कुछ और एक दो लोग और थे जो कि इलियट का नाम भी सुने हुए थे। ओके, हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियोज नाउ। तब उन लोग आगे बोलते हैं कि एक्चुअल में जेमिनी स्टूडियोज़ में कौन पोएट आने वाला है। उन लोग तो इंग्लैंड में से सिर्फ इतने ही पोएट का नाम जान रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस पोएट हैं। तब उन लोग सोचते हैं कि जेमिनी स्टूडियोज़ में एक्चुअल में कौन सा पोएट आने वाला है। ही इज़ नॉट अ पोएट, ही इज़ एन एडिटर। वो एक्चुअल में पोएट नहीं होता, वो एक्चुअल में क्या होता है बोल रहे हैं, एडिटर होता है। दैट्स वाई द बॉस इज़ गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। और यही कारण है कि वो एडिटर हो सकता है, यही कारण है कि जो उनका बॉस है वो उनको एक बहुत बड़ा सा क्या दे रहा है, रिसेप्शन दे रहा है, रिसेप्शन। वॉशन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकातन। और जो वासन था वो भी क्या था, एक तमिल का बहुत ही पॉपुलर एडिटर था, और वो किस में काम करता था, तो आनंदा विकातन। आनंदा विकातन इज़ द नेम ऑफ ए वीकली मैगजीन। ठीक है, जो साप्ताहिक मैगजीन होता है उसका नाम है आनंदा विकातन। तो उसमें जो वासन था वो भी उसमें एज अ एडिटर वर्क किया करता था। He wasn't the editor of any of the known names of British publication in Madras, that is those known at the Gemini Studios। और वो इसके अलावा ठीक है किसी भी ब्रिटिश पब्लिकेशन में, मद्रास के किसी भी ब्रिटिश पब्लिकेशन में वो एडिटिंग का काम नहीं करता था, इसलिए सिर्फ उनको जेमिनी स्टूडियोज़ में ही लोग जाना करते थे। Since the top man of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily, but not from the Manchester Guardian or the London Times। ही ओके, अब ये जो दो नाम हैं ये क्या है, आपके मैगज़ीन का नेम है। तो हमको आगे ये बताया जा रहा है जो मैन है, टॉप मैन है, वो द हिंदू क्या है, यहाँ पे एक न्यूज़पेपर का नाम है। ठीक है, तो आगे ये गैस कर रहे हैं कि सरमाइज मीन गैस कर रहे हैं, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ये हो सकता है कि वो जो पोएट है, ठीक है, या तो वो या जो फिर वो एडिटर है वो किस में वर्क करता होगा, किसी भी छोटे मोटे बोल सकते हैं मैगजीन या न्यूज़पेपर में, द हिंदू में वर्क करता होगा, लेकिन वो द मैनचेस्टर गार्डियन या फिर द लंदन टाइम्स उसका तो एडिटर नहीं हो सकता है। That was all that even the most well-informed among us knew. At last, around 4 in the afternoon, the poet or the editor arrived.
और जो कि वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं था, इसलिए उसको सब लोग नहीं जान रहे थे। अब दोपहर का समय था, फिर 4 बज जाता है, तो 4 बजे के लगभग वो जो पोएट रहता है या फिर वो एडिटर रहता है वो वहाँ पहुँच जाता है। He was a tall man, very English, very serious and of course very unknown to all of us। अब यहाँ पे उस पर्सन का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उस पोएट का जो इंग्लैंड से आया था। तो बताया जा रहा है कि वो बहुत लंबा था, बहुत ही इंग्लिश, मतलब वो बहुत बोल सकते हैं इंग्लिश में बातें करता था, क्योंकि वो इंग्लैंड का रहने वाला था। और उसका नेचर क्या था, बहुत ज़्यादा सीरियस था वो। और उन सभी लोगों के लिए, वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी लोगों के लिए बहुत ही वो अनजान था। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech। ओके, तो जो वहाँ पे बॉस थे वो क्या कर रहे थे, स्पीच दे रहे थे। तो उनको किन से बैटलिंग करना पड़ रहा था, तो 6 बहुत बड़े बड़े वहाँ पे पंखे लगे हुए थे और पंखे 6 थे, और उसके पीछे जो थे वो बॉस क्या कर रहे थे, स्टेज पे स्पीच दे रहे थे। तो पंखे का हवा इतना ज़्यादा तेज़ था कि उनको उन फैंस से भी बैटलिंग करना पड़ रहा था। ठीक है, बैटलिंग करना पड़ रहा था मतलब पंखे से लड़ाई नहीं कर रहे थे ना, मतलब मुसीबत का सामना करते हुए वो स्पीच दे रहे थे, हम ऐसा समझ सकते हैं। It was obvious that he took knew precious little about the poet or the editor. The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with words like freedom and democracy. और ये बात तो ऑब्वियस, ये बात तो स्पष्ट है कि वो जो पोइट या फिर एडिटर जो आया था उसको तो वहाँ पे कोई भी लोग जान ही नहीं रहे थे, और जो बॉस वहाँ पे स्पीच दे रहे थे वो बहुत ही जनरल सामान्य तरीके से दे रहे थे। ठीक है, और वो स्पीच में क्या बता रहे थे, फ्रीडम और डेमोक्रेसी का पेपर्ड कर रहे थे। पेपर्ड मीन्स क्या होता है, टू स्प्रे। ठीक है, छिड़काव करना। तो उनके स्पीच में किन चीज़ों का छिड़काव था, तो फ्रीडम स्वतंत्रता या फिर आज़ादी की, या फिर डेमोक्रेसी लोकतंत्र, इन सब चीज़ें उनके स्पीच में शामिल था। देन द पोएट स्पोक, उसके बाद जो पोएट था वो स्पोक बोलता है। ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंट ऑडियंस। No one knew what he was talking about and his accent defeated any attempt to understand what he was saying। उसके बाद जो पोएट रहता है वो बोलता है, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेज्ड, शौक की बात थी, हैरानी की बात थी कि इतने जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी ऑडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा साइलेंट हैं, चुप हैं, क्योंकि कोई उनको नहीं जानता है। और सब लोग जब उसके बोलने का तरीका, एसेंट मीन्स क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका, तो उसको जब सुनते हैं तो उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रहा है। The whole thing lasted about an hour. Then the poet left and we all dispersed in utter befuddlement. What are we doing? लगभग से आधे घंटे के बाद क्या हो जाता है, वो जो पोएट रहता है वो वहाँ से चले जाता है, और जो भी लोग रहते हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और बेफलमेंट हो जाते हैं। डिस्पर्स्ड मीन्स इधर उधर बिखर जाना, तो सब इधर उधर बिखर जाते हैं, और बेफलमेंट मीन्स कन्फ्यूज़ हो जाना। तो जैसे वो पोएट चले जाता है सब इधर उधर बिखर जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? अब सब लोग ये सोचते हैं कि ये जो इंग्लिश पोएट है वो इस फिल्म स्टूडियो में क्यों आया है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ तमिल फिल्म बनता है, वो भी बहुत ही सिंपल लोगों के लिए। People whose lives least afforded them the possibilities of cultivating a taste for English poetry। ठीक है, तो जितने भी लोग हैं जो बहुत ही लीस्ट एफर्ट मतलब बहुत कम पे कर पाते हैं, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कल्टिवेटिंग अ टेस्ट फॉर इंग्लिश पोएट्री। हियर कल्टिवेटिंग मीन्स डेवलपिंग। ओके, तो यहाँ पे जितने भी लोग जो वहाँ पे लोग रहते हैं जहाँ पे सिर्फ तमिल मूवी बनता है, तो इंग्लिश पोइट्री उनके लिए क्या था, एक डेवलपिंग स्टेज में था। द पोएट लुक्ड प्रिटी बैफल्ड टू, फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द sheer incongruity of his talk about the thrills and travels of an English poet। ओके, जो पोएट था वो भी क्या था, प्रिटी बैफल्ड मीन्स वो भी थोड़ा शॉक था, थोड़ा हैरान था वहाँ आने के बाद, और वो इस बात को भी महसूस कर रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसमें क्या है, इनकॉन्ग्रुइटी है, मीन्स अयोग्यता है,
क्योंकि वो जो बातें कर रहा था और जो भी वो थ्रिल्स एंड ट्रैवल्स कर रहा था, मीन जितने भी वो एफर्ट कर रहा था, मेहनत लगा रहा था इंग्लिश पोइट को ले करके, वो सब क्या है, अयोग्य है। His visit remained an unexplained mystery, और उसका उस इंग्लिश पोइट का जेमिनी स्टूडियो में आना एक तरीके का मानो एक रहस्य था, एक मिस्ट्री था कि वो तो इंग्लैंड का रहने वाला था और जेमिनी स्टूडियो में वो क्यों आया था। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. ठीक है, इस वर्ल्ड के जितने भी जो प्रोज राइटर हैं या फिर जो स्टोरी राइटर है, जो कहानी वगैरह लिखते हैं, ठीक है, वो इस बात पे भले ही यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हमारे ऑथर जो हैं वो बता रहे हैं कि उनका कन्विक्शन, उनका बिलीफ, उनका यकीन दिन ब दिन इस बात में और भी ज़्यादा बढ़ते जाता है कि जिन लोग कहानी या फिर प्रोज लिखा करते हैं वो कोई जीनियस लोग वो काम नहीं कर, मतलब वो जीनियस नहीं होते हैं। अब जीनियस नहीं होते हैं का मतलब क्या है? It was for the patient, persistent, persevering drudge with a heart so shrunken that nothing can break it. Rejection slips don't mean a thing to him. ठीक है, अब हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि जितने भी लोग जो स्टोरी लिखते हैं, कहानी वगैरह लिखते हैं, प्रोज राइटिंग करते हैं, वो लोग जीनियस नहीं होते। वो इसलिए कहा है क्योंकि जिन लोगों के अंदर पेशेंस, धैर्य होती है, या फिर जो परसिस्टेंट, बहुत ज़्यादा कंटिन्यू जो एफर्ट करते रहते हैं, लगातार जिन लोग मेहनत करते हैं, या फिर जिन लोग परसेवरिंग मीन्स बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, जिनका हार्ट बहुत ही श्रंकन होता है, जिनका दिल बहुत छोटा होता है, और उनका दिल छोटा होता है इसके वजह से कभी भी उनका हार्ट ब्रेक नहीं होता, दिल नहीं टूटता है। और जब भी उनको जब रिजेक्शन मिलती है, ठीक है, जो भी स्टोरी अगर वो लिखते हैं और उनको एडिटर के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए कहा है कि उनका हार्ट बहुत ही ज़्यादा श्रंकन होता है। तो ऑथर हमको ये कहना चाहते हैं कि जीनियस लोग ये काम नहीं करते हैं, क्योंकि जिनके अंदर सिर्फ धैर्य होती है, हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उन लोग ही प्रोज या फिर स्टोरी राइटिंग कर पाते हैं। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sets it on to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. Okay. उसके बाद क्या करते हैं उन लोग, अपना जो भी स्टोरी वगैरह लिखते हैं तो उसका फ्रेश कॉपी क्या कर देते हैं, उन लोग भेज देते हैं, और साथ ही साथ उसमें क्या करते हैं, रिटर्न के लिए भी। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है, पहले तो मैन्यूस्क्रिप्ट समझते हैं। जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होता है उसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जितने भी जो राइटर्स लोग होते हैं, ठीक है, जब उन लोग अपने स्टोरी लिख करके उसको सेंड करते हैं तो उसमें एक बोल सकते हैं पोस्ट वापस भेजने के लिए भी क्या कर देते हैं, एक स्टिकर टाइप का कुछ लगा देते हैं, ताकि अगर उनका रिजेक्शन भी होता है तो वो उनको वापस मिल जाए, और अगर एक्सेप्ट भी होता है तो वो उनको वापस मिल जाए। It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement in an insignificant corner of an unimportant page, a short story context organized by a British periodical by the name The Encounter. ठीक है, अब एक बार क्या होता है, द हिंदू जो न्यूज़पेपर रहता है उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता है, एक अनाउंसमेंट छपे रहता है, वो भी बहुत इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर में, ऐसे कॉर्नर में उस न्यूज़पेपर के ऐसे कोने में जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, और वो पेज में भी जो पेज इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, ऐसे पेज में उसके कोने में एक अनाउंसमेंट आता है। और वो अनाउंसमेंट क्या रहता है कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेक्स्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहता है। किसके द्वारा किया जा रहता है, तो ब्रिटिश पीरियडिकल के द्वारा, जिनका नेम रहता है द एनकाउंटर। ठीक है, मतलब द एनकाउंटर के थ्रू एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, और इसका एडवर्टाइजमेंट आता है द हिंदू न्यूज़पेपर के बिल्कुल भी अनइम्पॉर्टेंट पेज के अनइम्पॉर्टेंट कॉर्नर पे। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉजंट अ नोन कॉमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेटी। ठीक है, लिटरेट की क्या होता है, अ पर्सन हु नो लिटरेचर। ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास लिटरेचर का नॉलेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेटी बोलते हैं। तो द इनकाउंटर वॉजंट अ नोन कॉमोडिटी अमंग द जेमिनी लिटरेट। तो जितने भी जो जेमिनी के लिटरेट थे उनको ये कॉमोडिटी मीन्स आर्टिकल, तो ये आर्टिकल के बारे में वो बिल्कुल भी उनको नहीं पता था।
I wanted to get an idea of the periodical before I spent a considerable sum in postage sending a manuscript to England. और आगे हमको ऑथर ये बता रहे हैं कि उनको इंग्लैंड भेजने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड अगर वो अपना मैन्यूस्क्रिप्ट इंग्लैंड भेज रहे हैं तो उससे पहले वो कुछ आइडिया लेना चाह रहे थे कि कैसे वो भेजेंगे और कैसे उनको रिटर्न मिलेगा. In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboards and notices to make you feel you were sneaking into a forbidden area. और उन दिनों की बात है जब ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में क्या होता था, जब उसका इंट्रेंस मतलब जो अंदर जाने का दरवाज़ा होता है उसमें कोई भी साइन बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड्स नहीं लगे हुए थे. तो ऐसा लगता था मानो कि हम छुप करके क्या कर रहे हैं, किसी फॉरबिडन एरिया में, ऐसे जगह में जा रहे हैं जहाँ जाना वर्जित हो, हम ऐसे जगह में जा रहे हैं. ऐसा ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाने से लोगों को लगता था क्योंकि वहाँ पे कोई भी साइन बोर्ड्स नहीं टंगे हुए थे. And there were copies of the Encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouchable by readers. और वहाँ पे द इनकाउंटर के बहुत सारे कॉपीज़ रखे हुए थे. और वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस का मतलब क्या है कि कुछ नए थे, कुछ पुराने थे, कुछ बहुत नए थे, कुछ बहुत पुराने थे. तो इस टाइप का वहाँ पे द इनकाउंटर का बहुत सारा कॉपीज़ रखा हुआ था जो कि रीडर्स ने टच भी नहीं किया था, मीन्स रीडर ने खोल करके पढ़ा भी नहीं था. When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. आगे ऑथर ये बोल रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने एडिटर्स का नेम पढ़ा तो उनका जो श्रंकन हार्ट है, उनका जो छोटा सा हार्ट है, उसमें मानो एक घंटी बजी हुई. It was the poet who had visited the Gemini studios. I felt like I had found a long-lost brother and I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. उसके बाद आगे हमको ऑथर ये बता रहे हैं कि जैसे उन्होंने एडिटर का नेम पढ़ा तो वो एडिटर कौन था, वही पोएट जो जेमिनी स्टूडियो पे आया था, वही इंग्लैंड का पोएट जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले रीड किया था. तो जैसे ऑथर ने क्या किया, उस एडिटर का नेम पढ़ा तो उनको याद आ गया कि ये वही पोएट है जो जेमिनी स्टूडियो में आया था. और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनको कोई खोया हुआ उनका भाई है वो मिल गया है. और वो एनवलप को खोलते हुए क्या कर रहे थे, बहुत सिंगिंग कर रहे थे खुशी से. और उसके बाद उन्होंने अपना एड्रेस लिख करके वापस उसको भेज दिया. आई फेल दैट ही टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम. लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑफ द फिल्म. ठीक है, आगे हमको ऑथर ये कह रहे हैं कि जैसे वो उसका एड्रेस लिख के वापस भेज देते हैं तो वो ये सोचते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरीके से वो यहाँ पे सिंगिंग कर रहे हैं उसी तरीके से जब ये एनवलप उस पोइट को मिलेगा तो वो भी क्या करेंगे, सेम टाइम पे सेम सॉन्ग, ठीक है, सेम टाइम पे सेम सॉन्ग वो भी गाएंगे. जिस तरीके से अब थोड़े जो पोइट हैं, सॉरी जो हमारे ऑथर हैं वो थोड़े फिल्मी हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से इंडियन मूवी में, इंडियन फिल्म में ये दिखाया जाता है कि जब भाई ये लोग बिछड़ जाते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पे क्या करते हैं, एक ही गाना को गाते हैं. जैसे कि मूवी में अक्सर दिखाया जाता है फर्स्ट रील में और फाइनल रील में, मतलब शुरुआत में और लास्ट में. जैसे मूवी में दिखाया जाता है कि जब भाई लोग बिछड़ जाते हैं तो उन लोग एक ही टाइम पे एक ही गाना गाते हैं. स्टेफन स्पेंडर, स्टेफन दैट वाज हिज नेम. अब वो रीड करते हैं स्टेफन स्पेंडर और उस इंग्लैंड का जो पोएट रहता है उसका ही नाम रहता है ये स्टेफन. ठीक है. And years later, when I was out of Gemini Studios and I had much time but not much money, anything at a reduced price attracted my attention. आगे हमको ऑथर ये कह रहे हैं कि कुछ सालों के बाद जब वो जेमिनी स्टूडियोज़ को छोड़ देते हैं, वहाँ से जब वो आ जाते हैं तो उनके पास काफ़ी समय होता है लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता है. तो जो भी चीज़ें जो बहुत कम दाम की होती है वो चीज़ें उनको अपनी ओर क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है, आकर्षित कर लेती है. On the footpath in front of the Madras Mount Road post office, there was a pile of brand new books for 50 पैसे each. ओके तो मद्रास के माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ में ही क्या लगा हुआ था, बहुत सारे नए नए बुक्स के पाइल लगे हुए थे, ढेर लगे हुए थे. और एक बुक का कीमत कितना था, तो सिर्फ 50 पैसे था.
Actually, they were copies of the same book, an elegant paperback of American origin. और जितने भी बुक के जो वहाँ पे ढेर लगे हुए थे वो क्या थे, एक ही बुक के बहुत सारे कॉपी थे, और उसका जो पेपर बैक था, मतलब उसका जो सामने का जो कवर था वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, बहुत खूबसूरत था, और वो किसमें का था, अमेरिकन ओरिजिन का था. Special low price student edition in connection with the 50th anniversary of the Russian Revolution. I paid 50 paise and picked up a copy of the book The Gold That Failed. ठीक है, तो वो जो बुक का प्राइस सिर्फ 50 पैसे था, वो 50 पैसे क्यों था, तो वो 50th एनिवर्सरी, 50वां बोल सकते हैं, 50वां सालगिरह मना रहे थे रशियन रिवॉल्यूशन का. इसके वजह से बुक का प्राइस इतना कम रखा गया था, तो उन्होंने 50 पैसे दे करके बुक लिया, जिस बुक का नेम था द गॉड दैट फेल्ड. देन 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journeys and communism and their disillusion written. उसमें 6 eminent men of letters, ठीक है, eminent मीन्स वेरी फेमस, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, और मैन ऑफ लेटर्स किसको कहा गया है, यहाँ पे राइटर्स को कहा गया है. ठीक है, तो जो फेमस राइटर्स थे, ठीक है, उनके 6 सेपरेट ऐसे डिस्क्राइब देयर जर्नीज, तो 6 राइटर थे और उनका जर्नी, उनका सफ़र उसमें बताया गया था कि कम्युनिज़्म में वो कैसे गए और वहाँ से कैसे वो बहुत डिसअपॉइंटेड होकर, उदास होकर कि कैसे वो वापस आ गए. एंड्री गाइड, रिचार्ड राइड, इग्नाजियो सिलोन, आर्थर कोस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टेफन स्पेंडर, यही वो 6 क्या हैं आपके पोइट या फिर राइटर हैं जिनका एडिशन उस बुक में था. स्टेफन स्पेंडर, सडनली द बुक एज्यूम ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस. जैसे वो देखते हैं स्टेफन स्पेंडर, आपको याद आया, ये स्टेफन स्पेंडर वही है जो जेमिनी स्टूडियो पे विजिट किया था, आया हुआ था. तो अचानक से वो जो बुक रहता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस सिग्निफिकेंस हो जाता है. ट्रेमेंडस मीन्स अ लॉट ऑफ, एंड सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंट, मीन्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाना. स्टेफन स्पेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज़, फिर ऑथर कहते हैं कि स्टेफन स्पेंडर जो कि क्या किए थे, जेमिनी स्टूडियोज़ को विजिट किए थे, मीन्स जेमिनी स्टूडियोज़ पे वो वहाँ आए थे. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लाइट अप बाय अ हैज़ी एल्यूमिनेशन, और कुछ ही क्षण में वो ऐसा महसूस करते हैं कि जब सब तरफ अंधेरा था तो उसी टाइम पे उनके दिमाग में क्या होता है, एक लाइट अप हो जाता है, मीन्स एक रोशनी थोड़ी सी जल जाती है. द रिएक्शन टू स्टेफन स्टेम्बर एट अ जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. अब इतने दिन से एक रहस्य था कि एक्चुअल में वो जो स्टेफन स्पेंडर है वो जेमिनी स्टूडियो में क्यों आया था, जबकि वो तो इंग्लैंड का रहने वाला था. तो ये जो मिस्ट्री था, ये जो रहस्य था, अब वो एक रहस्य नहीं रहा. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विथ स्पेंडर्स पोएट्री बट नॉट विथ हिज गोल्ड दैट फेड. लेकिन जेमिनी स्टूडियोज़ के जो बॉस थे, ठीक है, उनको स्टेफन स्पेंडर के पोइट्री से ज़्यादा लेना देना, कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था, लेकिन उनका जो बुक था द गॉड दैट फेल्ड, उनसे वो मतलब रखते थे. सो इसी लाइन के साथ हमारा ये स्टोरी कंप्लीट होता है. आई होप स्टूडेंट्स की ये स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा.